हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में जीआईसी एग्ज़ाम के लिए 2017 का पीवाईक्यू देखने वाले हैं, यानी कि 2017 में जो पेपर हुआ था उसके प्रश्न देखने वाले हैं। इस क्लास में टोटल 50 प्रश्न कराए जाएंगे। उसके बाद के प्रश्न अगली क्लास में कराए जाएंगे। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर है। ये नंबर है 790-555-3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको नेट का एक प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। जीआईसी एग्जाम के लिए जीएस का प्रैक्टिस सेट एंड समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। दोनों ही प्रैक्टिस सेट को लेकर एक कॉम्बो ऑफर चल रहा है जिसमें कुछ छूट दी जा रही है। एंड समाजशास्त्र के लिए पीजीटी का भी प्रैक्टिस सेट यहाँ पर मिल जाएगा। बिहार शिक्षक भर्ती, बिहार स्टेट एंड बिहार पीजीटी का प्रैक्टिस सेट, जीडीसी एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का समाजशास्त्र का जीएस का प्रैक्टिस सेट, इसके अलावा राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर एंड उसका जीएस का पेपर है, वो भी यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट में मिल जाएगा। एंड बात की जाए समाजशास्त्र के नोट्स की, तो ये नोट्स सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। सभी परीक्षाओं के लिए है, आप इन्हें ले सकते हैं। थिंकर्स में इंडियन थिंकर्स के भी नोट्स इसमें प्रोवाइड कराए गए हैं। कोई भी इससे जुड़ी हुई जानकारी चाहते हैं तो ये यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। इससे पहले 2021 वाला प्रश्न पत्र हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद आज इस क्लास में प्रश्न पत्र 2017 जीआईसी का जो था उसे हमें देखने वाले हैं। देखिए, पहला यहाँ पर प्रश्न है, शिक्षा के अधिकार का शुभारंभ मूलभूत अधिकार के अंतर्गत किया गया है। ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शामिल किया गया? अनुच्छेद यहाँ पर देखिए 14, 21 का और 16 यहाँ पर दिए गए हैं। शिक्षा का अधिकार एक मूल अधिकार के रूप में आया है और ये किस अनुच्छेद में शिक्षा के अधिकार की बात की गई है, यह प्रश्न है। यहाँ पर सही क्या होगा? सही होगा अनुच्छेद 21 का। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन। ठीक है, इसे कब लागू किया गया था ये याद रखेंगे, हो सकता है पूछ लिया जाए। 86वां संविधान संशोधन। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन कब होता है? 2000 संशोधन अधिनियम 2002 में। ठीक है, उसमें शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया था, जिसमें 6 से, याद रखेंगे पूछा जा सकता है, वर्ष 6 से 14 वर्ष तक के आयु के सभी बच्चों के लिए, ठीक है, फ्री शिक्षा, ठीक है, फ्री एजुकेशन, और यानी कि जो एजुकेशन है वो फ्री थी, उसे अनिवार्य कर दिया गया था। वर्ष याद रखेंगे आप, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए है। कौन सा संविधान संशोधन है? 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। इसके अलावा यहाँ पर अनुच्छेद 14 दिया गया है, तो अनुच्छेद 14 की अगर हम बात करें तो यह कानून के समक्ष समानता की बात करता है। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। 21 की बात करें तो 21 जो अनुच्छेद है ये जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करता है। जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करता है, उससे संबंधित ये आपका राइट है, अधिकार है। और अनुच्छेद 16 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अवसर की समानता की बात की गई है। ठीक है, अवसर की समानता। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा सही। प्रश्न है, किसने यह माना कि वैश्वीकरण भारतीय संस्कृति पर निश्चित रूप से दबाव डालता है? ऑप्शन है जीएस गुरिये, डीएन मजूमदार, योगेंद्र सिंह, एससी दुबे। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। वैश्वीकरण भारतीय जीवन पर, भारतीय संस्कृति पर निश्चित रूप से दबाव डालता है। अगर हम बात करें समाजशास्त्र में, ठीक है, समाजशास्त्र में सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था वैश्वीकरण का? तो ये रॉबर्टसन के द्वारा किया गया था, और रॉबर्टसन इसके जनक माने जाते हैं समाजशास्त्र में वैश्वीकरण के। ठीक है, इनके द्वारा समाजशास्त्र में सबसे पहले वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन इस शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक है, गिडेंस की अगर हम बात करें तो गिडेंस ने आधुनिकता का परिणाम बताया था वैश्वीकरण को। आधुनिकता का परिणाम वैश्वीकरण है, ये किसका कहना है? एंथोनी गिडेंस का कहना है। इसे आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। वॉलेस्टिन ने
वॉलस्टिन ने विश्व व्यवस्था का सिद्धांत दिया है। वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी इनकी है, वॉलस्टिन की, इनकी पुस्तक है वॉलस्टिन की हिस्टोरिकल कैपिटलिज्म। इंपॉर्टेंट बुक है, इसे आप याद रखेंगे, अक्सर एग्जाम्स में पूछ ली जाती है। और यहाँ पर राइट आंसर योगेंद्र सिंह होगा। ठीक है, योगेंद्र सिंह होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से किसने समाजशास्त्री साहित्य में सबसे पहले जजमानी व्यवस्था की जातियों के मध्य प्रतिमानित अंतःक्रिया के रूप में व्याख्या की? ऑप्शन है विलियम वाइजर, ऑस्कर लेविस, AR देसाई, योगेंद्र सिंह। समाजशास्त्री साहित्य में सबसे पहले जजमानी व्यवस्था की जातियों के मध्य प्रतिमानित अंतःक्रिया के रूप में व्याख्या की है। यहां पर सही क्या होगा? सबसे पहले पूछा जा रहा है विलियम वाइजर। ठीक है, विलियम वाइजर ने। अब देखिए इससे जुड़ा हुआ प्रश्न कैसे पूछा जाता है। जजमानी व्यवस्था एक पूछा जाएगा, जजमानी व्यवस्था की अवधारणा किसके द्वारा दी गई, इस अवधारणा के जनक। ठीक है, सर्वप्रथम प्रयोग जजमानी व्यवस्था का प्रयोग। ठीक है, सर्वप्रथम जजमानी व्यवस्था का प्रयोग किसने किया, इस तरह से पूछा जाता है। ठीक है, या व्यवस्थित अध्ययन। ठीक है, सर्वप्रथम जजमानी व्यवस्था का व्यवस्थित अध्ययन। ठीक है, इस तरह से अगर पूछा जाता है तो इन सभी के आंसर क्या है? विलियम वाइजर। ठीक है, विलियम वाइजर। अवधारणा इनकी है, सबसे पहले इन्होंने जजमानी व्यवस्था इस शब्द का प्रयोग किया था, और व्यवस्थित अध्ययन भी विलियम वाइजर के द्वारा ही किया गया था। अच्छा, अध्ययन इनका कहाँ पर रहा है? करीमपुर गांव पर। करीमपुर कहाँ पर पड़ता है? यूपी का है करीमपुर, वहां पर इन्होंने अध्ययन किया था। इससे संबंधित इनकी पुस्तक है द हिंदू जजमानी सिस्टम। द हिंदू जजमानी सिस्टम, द हिंदू जजमानी सिस्टम है। ठीक है, द हिंदू जजमानी सिस्टम है, 1936 में ये पुस्तक आती है। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से सोरोकिन द्वारा ग्रामीण समाज को नागरिक समाज से अलग करने के लिए कौन से मानदंड प्रयोग किए गए हैं? गतिशीलता, विजातीयता, जनसंख्या का आकार, अंतःक्रिया की व्यवस्था और व्यवसाय यहाँ पर दिया गया है। बताएं यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर गतिशीलता, जनसंख्या का आकार और व्यवसाय होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। विकल्प ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और सोशल स्ट्रैटिफिकेशन को, सामाजिक स्थिरीकरण को सार्वभौमिक प्रक्रिया बताया था। इनका कहना था स्तर विहीन समाज कल्पना मात्र है। ऐसा कोई समाज नहीं है जहां पर स्ट्रैटिफिकेशन ना पाया जाता हो, स्थिरीकरण ना पाया जाता हो। चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, ग्राम पंचायतों में निम्न प्रावधानों के लिए 73वां संविधान संशोधन उत्तरदायी है। कूटों के अनुसार सबसे अधिक सम्यक युग्म का चुनाव करें। देखिए 4 यहाँ पर दिए गए। पहला है महिलाओं के लिए आरक्षण, दूसरा है दलितों के लिए आरक्षण, तीसरा है निर्णय में ग्राम सभा को सम्मिलित करना, चौथा है जन सहभागिता। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम है, कब आता है? 1992 में। ठीक है, 1992 में ये आता है। और यहाँ पर सही होगा, महिलाओं के लिए आरक्षण की बात हुई थी, दलितों के लिए आरक्षण की बात हुई थी, और निर्णय में ग्राम सभा को शामिल करना, ये यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, विकल्प डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, श्रमिक मजदूर संघ क्या है? एक समिति, संगठित हित समूह, महासंघ या फिर उपरोक्त सभी? श्रमिक संघ यानी कि, या फिर हम कहें मजदूर संघ क्या है? समिति, हित समूह में और महासंघ ये सभी में आएगा। डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, भारत में श्रम कानून समाहित है? ऑप्शंस देखिए, संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। भारत में श्रम कानून समाहित है। श्रम कानून किसके अंतर्गत आएगा, किस सूची में?
समवर्ती सूची में आएगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है औद्योगिक संबंध निम्न क्षेत्रों को आच्छादित करता है। ऑप्शन सी है सामूहिक सौदेबाजी, श्रम कानून, औद्योगिक संबंध प्रशिक्षण या फिर उपरोक्त सभी। औद्योगिक संबंध निम्न क्षेत्रों को आच्छादित करता है। यहाँ पर सामूहिक सौदेबाजी, श्रम कानून, औद्योगिक संबंध प्रशिक्षण, ये यहाँ पर सभी होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, अब यहाँ पर मिलान करना है। केंद्र परिधि दिया गया है, विवृत संवृत समाज है, केंद्र अर्ध परिधि है और न्यासिता की बात की गई है। यहाँ पर देखिए केंद्र परिधि किससे जुड़ जाएगा, एजी फ्रैंक से जुड़ जाएगा। इसके अलावा विवृत संवृत समाज की अगर हम बात करें तो ये गुरनाम मिर्डॉल से जुड़ जाएगा। केंद्र अर्ध परिधि के बाद ये समीर अमीन से जुड़ जाएगा और न्यासिता की जो बात है वो एमके गांधी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन बी, विकल्प बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है सतत विकास पर आयोजित निम्न औपचारिक राजकीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है, देखकर बताएं। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, स्टॉकहोम सम्मेलन की अगर हम बात करें तो ये 1972 में होता है। इसके अलावा विश्व संरक्षण कूटनीति की अगर हम बात करें तो ये 1980 यहाँ पर होगा। ठीक है, विश्व पर्यावरण आयोग की अगर हम बात करते हैं तो यह 1983 होगा और वैश्विक 2000 आयोग की अगर हम बात करें तो ये 1980 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सही क्रम में लगाना है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ऑप्शन बी होगा। ठीक है, यहाँ पर डेट और मंथ याद नहीं है इसलिए आपको नहीं बताया गया। ठीक है, दोनों का देखिए 1980 है। ठीक है, तो बाकी का आप याद करिए या फिर आप देख लें डेट वाला, या फिर इसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप उसे देख लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है किसने कहा है कि संपत्ति सभी समाजों में नहीं होती अपितु विकास के साथ बढ़ती है तथा संपत्ति हमेशा निजी होती है। वेस्टरमार्क, टाइलर, मॉर्गन, रूथ बेनेडिक्ट यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। संपत्ति सभी समाजों में नहीं होती अपितु विकास के साथ यह बढ़ती है, संपत्ति हमेशा निजी होती है। यहाँ पर सही क्या होगा, राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर यहाँ पर मॉर्गन होगा। मॉर्गन, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने परिवार की उद्विकासी अवस्थाएं बताई थी, जिसमें सबसे पहले ये समरक्त परिवार की बात करते हैं। ठीक है, समरक्त परिवार की बात की है इन्होंने, मॉर्गन ने। फिर दूसरे नंबर पर ये समूह परिवार की बात करते हैं, समूह परिवार हो जाएगा। फिर थर्ड नंबर पर युगल परिवार आता है। ठीक है, युगल परिवार हो जाएगा। समरक्त परिवार है, समूह परिवार है, युगल परिवार है, फिर पितृ सत्तात्मक परिवार आ जाएगा। ठीक है, पितृ सत्तात्मक परिवार आ जाएगा। ठीक है, पितृ सत्तात्मक परिवार आ जाएगा और फिर उसके बाद आएगा एक विवाहीय परिवार। ठीक है, एक विवाहीय परिवार आ जाएगा, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है बेसिक डेमोग्राफिक टेक्निक एंड एप्लीकेशन नामक पुस्तक किसने लिखी। ऑप्शन है एंथोनी गिडेंस, जॉन ग्रांट, मॉर्गन, के श्रीनिवासन। बेसिक डेमोग्राफी टेक्निक एंड एप्लीकेशन, ये किसकी पुस्तक हो जाएगी, ये किसकी हो जाएगी, एंथोनी गिडेंस की। वैसे तो कई सारी आपको बताई हैं। ठीक है, इसमें एक न्यू रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड है, ये इनकी पुस्तक हो जाएगी। जॉन ग्रांट की अगर हम बात करें तो इन्होंने 1962 में व्यवस्थित तरीके से सामाजिक जनांकिकी का अध्ययन किया था। ठीक है, व्यवस्थित तरीके से पूछा जाए तो जॉन ग्रांट का नाम आता है। और इसके अगर हम सामाजिक जनांकिकी के पिता की बात करें तो माल्थस हैं। ठीक है, किसे माना जाता है, माल्थस को माना जाता है, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, मॉर्गन यहाँ पर दिया गया है। मॉर्गन की अगर हम पुस्तक की बात करते हैं तो इनकी पुस्तक है एंशिएंट सोसाइटी, कब आती है, 1987 में। ये 1877 में आती है, 1877 होगा, है ना, 1877 होगा एशियन सोसाइटी। यहाँ पर के श्रीनिवासन होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बताना है, इनमें से कौन सा है। यहाँ पर देखिए विकल्प में पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश यहाँ पर दिया गया है। सही यहाँ पर क्या होगा, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य इनमें से कौन सा है। पश्चिम बंगाल में कितना है जनसंख्या का घनत्व, पश्चिम बंगाल में
1029 है, ठीक है। यूपी का क्या है, यूपी का इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ पर आप याद रखेंगे 828 है। बिहार का सबसे ज़्यादा है, ठीक है, बिहार का ज़्यादा है, ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा सही। चलिए अब यहाँ पर देखिए, सभी समूह सामाजिक नेटवर्क है, कारण है कथन और कारण दिया गया है। कथन है सभी समूह सामाजिक नेटवर्क है, कारण है सभी नेटवर्क सामाजिक समूह नहीं है। देखकर बताइए सही क्या होगा यहाँ पर। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी समूह सामाजिक नेटवर्क है, सभी नेटवर्क सामाजिक समूह नहीं है। यहाँ पर देखिए कथन और कारण दोनों ही सही है, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है जनसंख्या विस्फोट से तात्पर्य है, ऑप्शंस दिए गए हैं जन्म दर में वृद्धि, अत्यधिक जन्म दर व अत्यधिक मृत्यु दर, जन्म तथा मृत्यु दर में अभूतपूर्व परिवर्तन, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। जनसंख्या विस्फोट से तात्पर्य क्या है? यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? राइट यहाँ पर जन्म तथा मृत्यु दर में अभूतपूर्व परिवर्तन हो जाएगा, ऑप्शन सी, विकल्प सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार महिला कार्य सहभागिता दर बतानी है कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा जा रहा है महिला कार्य सहभागिता की दर कितनी है? यहाँ पर 25.6% होगा, ठीक है, 25.6, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है कथन और कारण है, कथन है वॉलस्टीन के अनुसार कोर देश प्रमुख पूंजीवादी देश है, कारण है क्योंकि वे सस्ते श्रम और कच्चे माल के लिए परिधि देशों का शोषण करके विकसित हुए हैं। बताएं यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? यहाँ पर कथन और कारण दोनों ही सही हो जाएगा, और जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या है, ऑप्शन ए, विकल्प ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वॉलस्टीन ने विश्व व्यवस्था का सिद्धांत दिया था, ठीक है, विश्व व्यवस्था का सिद्धांत दिया था, और इनकी एक पुस्तक है हिस्टोरिकल कैपिटलिज्म, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है बुक, ये याद रखेंगे, वॉलस्टीन की है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है जेंडर के समाजशास्त्रीय विश्लेषण में परीक्षण के लिए अति आवश्यक है, ऑप्शंस है जेंडर से विभाजन, जेंडर विपरीक्षण, जेंडर अनुपालन, या फिर उपरोक्त सभी। यहाँ पर राइट क्या होगा? राइट यहाँ पर क्या होगा? ये सभी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है कथन कारण है, कथन है उच्च दर पर सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि यानी जीडीपी की वृद्धि सामाजिक विकास का एक सही संकेत नहीं है, कारण है सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी केवल वृद्धि का संकेत देता है, लेकिन यह विभिन्न स्तरों पर इसके वितरण का प्रतिरूप नहीं है। बताएं यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर कथन और कारण दोनों ही सही है, और जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या नहीं है, विकल्प बी, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए जेंडर विभेद का मुख्य कारण क्या है? पित्त सत्तात्मक समाज, आर्थिक विभेद, बच्चे पैदा करना, या फिर व्यक्तित्व विशेषता। जेंडर विभेद का मुख्य कारण पूछा जा रहा है, क्या होगा? पित्त सत्तात्मक समाज होगा, ऑप्शन ए, ठीक है, विकल्प ए यहाँ पर राइट होगा। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है भारत में जेंडर एवं विकास से संबंधित दृष्टिकोण के सही क्रम का चयन करना है, देखकर बताएं। जेंडर एवं विकास से संबंधित भारत में जो दृष्टिकोण है उसका सही क्रम में चयन करना है। पहला यहाँ पर कल्याण, विकास और सशक्तिकरण होगा, ठीक है, सी यहाँ पर राइट होगा, कल्याण, विकास, सशक्तिकरण होगा, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित किया था? 1975, 1986, 1980, 1971, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित किया? कब किया था?
यहाँ पर राइट हो जाएगा 1975, ठीक है, 1975 होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 1975 हो जाएगा। और 8 मार्च को याद रखेंगे आप, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, ठीक है, और ये 1975 से ही जो है डिसाइड किया गया था कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया गया था यहाँ, और यहीं से जो है 8 मार्च से ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की बात की गई थी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, भारत में समाजशास्त्र का औपचारिक विकास किस वर्ष से माना जाता है? 1818, 1918, 1978 या फिर 1919? समाजशास्त्र, भारत में समाजशास्त्र का औपचारिक विकास किस वर्ष से माना जाता है? भारत में बात हो रही है, 1919, ठीक है, 1919 हो जाएगा, बम्बई विश्वविद्यालय, ठीक है, बम्बई विश्वविद्यालय, ठीक है। और अध्यक्ष समाजशास्त्र की विभाग की स्थापना हुई थी, इसके अध्यक्ष कौन थे? पैट्रिक गिडिक्स थे, पैट्रिक गिडिक्स थे इसके अध्यक्ष, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, किसने कहा कि समाजशास्त्री आधुनिक समाज के पुजारी हैं? इमाइल दुर्खिम, मैक्स वेबर, अगस्त कॉम्ट या फिर इनमें से कोई भी नहीं? समाजशास्त्री आधुनिक समाज के पुजारी हैं, ये बात किसके द्वारा कही गई है? समाजशास्त्र आधुनिक समाज के पुजारी हैं, ये बात किसके द्वारा कही गई है? समाजशास्त्र आधुनिक समाज के पुजारी हैं, ये बात किसने कही है? अगस्त कॉम्ट ने, ठीक है, अगस्त कॉम्ट ने कही है। और इमाइल दुर्खिम अगस्त कॉम्ट के उत्तराधिकारी माने जाते हैं। इमाइल दुर्खिम अगस्त कॉम्ट के, पूछा जाता है अगस्त कॉम्ट के उत्तराधिकारी कौन है, तो इमाइल दुर्खिम को माना जाता है, ठीक है। अगस्त कॉम्ट ने ज्ञान के 3 नियम या 3 स्तर या अवस्थाएं बताई थी, ठीक है, और इसके अलावा विज्ञान का वर्गीकरण दिया है, प्रत्यक्षवाद की अवधारणा दी है इन्होंने, ठीक है, प्रत्यक्षवाद की, सामाजिक स्थैतिकीय, सामाजिक स्थैतिकीय और सामाजिक गतिकी की बात की है, इसे याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन है, उक्त कथन किसका है? ऑप्शंस में दुर्खिम, सिमेल, मैकेवरन, पेज, जिन्सबर्ग यहाँ पर दिया गया है। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन है, बताएं यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? जॉर्ज सिमेल, ठीक है, जॉर्ज सिमेल हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, जॉर्ज सिमेल। अगर हम यहाँ पर इनसे जुड़ी कुछ बातें आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताएं तो आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये स्वरूपात्मक संप्रदाय के जनक हैं, ठीक है, स्वरूपात्मक संप्रदाय के ये जनक हैं। इन्होंने समाजशास्त्र की विषय वस्तु क्या बताई थी? समाजशास्त्र की विषय वस्तु किसे बताया था? सोशल प्रोसेस को बताया था, सामाजिक प्रक्रिया को, ठीक है, सोशल प्रोसेस यानी कि सामाजिक प्रक्रिया को समाजशास्त्र की विषय वस्तु बताया था, इसे आप याद रखेंगे। और इन्होंने समूह के प्रकार कितने बताए थे? 3 प्रकार बताए थे, ठीक है, 3 प्रकार बताए थे। पहला एकल समूह, ठीक है, एकल समूह, द्वैत समूह और त्रैत समूह की बात की थी, ठीक है, त्रैत समूह, एकल समूह, द्वैत समूह और त्रैत समूह की बात इन्होंने की थी। यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा सही। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, टॉनीस के अनुसार पड़ोस एक है? समुदाय, प्राथमिक समूह, सामाजिक समूह, द्वितीयक समूह? टॉनीस के अनुसार पड़ोस क्या है? टॉनीस ने जेमिन शेफ्ट एंड जसल शेफ्ट की बात की थी, यहाँ पर कम्युनिटी होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। अगर हम यहाँ पर समुदाय की बात करें तो निश्चित भूभाग होता है, ठीक है, समुदाय की अगर हम विशेषताओं की बात करें तो निश्चित भूभाग इसकी विशेषता है, ठीक है। इसके अलावा एक इसका विशिष्ट नाम होता है, ठीक है, विशिष्ट नाम होता है, सामान्य जीवन व संस्कृति होती है, इसे आप याद रखेंगे। इसके अलावा सामुदायिक भावना पाई जाती है, स्थायी प्रकृति होती है, अनौपचारिक संबंध होते हैं,
ठीक है, अनौपचारिक संबंध होते हैं, ये सभी विशेषताएं समुदाय की यहाँ पर आपको बताई गई हैं। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न है और यहाँ पर देखिए प्राइमरी ग्रुप दिया गया है, तो ये अवधारणा किसकी है? कूले की है। प्राथमिक समूह की अवधारणा कूले ने दी थी, किस पुस्तक में दी थी? सोशल ऑर्गेनाइजेशन में। सोशल ऑर्गेनाइजेशन ये कब आती है? 1909 में पुस्तक इनके आती है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक आती है 1909 में, जिसमें प्राथमिक समूह की अवधारणा दी थी, जिसमें उन्होंने कूले ने कहा था व्यक्तियों का ऐसा संकलन जिनके बीच में आमने सामने के प्रत्यक्ष संबंध एवं उनके बीच में सहयोग पाया जाता है, तो व्यक्तियों के ऐसे संकलन को इन्होंने प्राथमिक समूह प्राइमरी ग्रुप कहा था। और इस प्राथमिक समूह के उदाहरण की अगर हम बात करें जो कि एग्जाम्स में आते हैं, एक तो इन्होंने 3 बताए थे, परिवार बताया, दूसरा इन्होंने पड़ोस बताया और तीसरा इन्होंने मित्र मंडली बताया है, फ्रेंड ग्रुप को इन्होंने बताया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सामाजिक संस्था का उचित उदाहरण नहीं है? बाजार, श्रमिक संघ, राजनीतिक पार्टी, गैर सरकारी संगठन यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर संस्था सामाजिक संस्था का उचित उदाहरण नहीं है। यहाँ पर राइट क्या होगा? यहाँ पर गैर सरकारी संगठनों का ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, पुस्तक से संबंधित द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज पुस्तक किससे संबंधित है? राधा कुमुद मुखर्जी, राधा कमल मुखर्जी, रामकृष्ण मुखर्जी, राम आहूजा। यहाँ पर ऑप्शन है द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज, ये किसकी हो जाएगी? द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज। बताएं किसकी पुस्तक है? बताएं। राधा कमल मुखर्जी, राधा कमल मुखर्जी, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। और यहाँ पर उनकी कुछ पुस्तकें बताई गई हैं, जैसे कि है द इंडियन वर्किंग क्लास। ठीक है, द इंडियन वर्किंग क्लास हो जाएगी, सोशल इकोलॉजी हो जाएगी, कल्चर एंड सोशल चेंज है, फिर द डायनेमिक्स ऑफ मॉरल्स है। ठीक है, इन पुस्तकों को आप ध्यान में रखेंगे। राधा कमल मुखर्जी की यहाँ पर आपको बताई गई है। साध्य और साधन मूल्य की बात की थी, साध्य मूल्य और साधन मूल्य की बात की थी इन्होंने। मूल्यों का संस्करण भी इन्होंने दिया था, जिसमें 3 तरह की बताए थे उन्होंने मूल्य। चलिए अब यहाँ पर देखिए, निम्न में से राज्य किसका उदाहरण है? प्राथमिक समूह, समुदाय, समिति या फिर सरकार? राज्य किसका उदाहरण है? राज्य किस में आएगा? किसका उदाहरण है? समुदाय का। ठीक है, समुदाय का ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, समाज में प्रत्येक व्यक्ति की अनेक परिस्थितियां होती हैं, एक व्यक्ति से जुड़ी विभिन्न परिस्थितियों को निम्न रूप में जाना जाता है। ऑप्शन देखिए, परिस्थिति असंगति, परिस्थिति क्रम, परिस्थिति पुंज, परिस्थिति उत्तराधिकार यहाँ पर दिया गया है। समाज में प्रत्येक व्यक्ति की कई सारी परिस्थितियां होती हैं और एक व्यक्ति से जुड़ी विभिन्न परिस्थितियों को निम्न रूप में जाना जाता है। क्या कहा जाता है? देखिए, जब हम बात करते हैं परिस्थिति एवं समूह, परिस्थिति व भूमिका की, स्टेटस एंड रोल की बात करते हैं, तो इसके जनक कौन है? रॉल्फ लिंटन है। ठीक है, रॉल्फ लिंटन है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। परिस्थिति भूमिका की बात लिंटन ने किस पुस्तक में की थी? द स्टडी ऑफ मैन में की थी, ये भी आप याद रखेंगे, द स्टडी ऑफ मैन में की थी। कब आती है? 1936 में आती है। परिस्थिति के प्रकार इन्होंने कितने बताए थे? 2 प्रकार बताए थे परिस्थिति के। एक तो इन्होंने प्रदत्त परिस्थिति बताया था। प्रदत्त परिस्थिति क्या होता है? जो व्यक्ति को जन्म से प्राप्त होती है परिस्थिति। ठीक है, जैसे कि जाति हो जाएगा, ठीक है, लिंग हो जाएगा, ये जन्म से व्यक्ति को मिल रहा है। दूसरा हो जाएगा अर्जित परिस्थिति। अर्जित परिस्थिति से तात्पर्य यहाँ पर क्या है? जो परिस्थिति व्यक्ति अपनी योग्यता से प्राप्त करता है। ठीक है, यहाँ पर हो सकता है IAS ऑफिसर बन जाए, ठीक है, इसके अलावा डॉक्टर बन सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, तो ये व्यक्ति ने अपनी योग्यता से इस परिस्थिति को प्राप्त किया है। ठीक है, तो लिंटन का यही कहना था कि देखिए, समाज में सिर्फ व्यक्ति की मात्र एक ही परिस्थिति नहीं होती है, व्यक्ति की
जो जन्म से जो व्यक्ति प्राप्त करता है और जो अर्जित करता है, ठीक है, इन सभी परिस्थितियों का जो योग होता है उसको हम क्या कहते हैं, स्टेटस सेट कहते हैं, परिस्थिति पुंज कहते हैं। और यह अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी, यह अवधारणा मर्टन के द्वारा दी गई थी, ठीक है, किसने दी थी, मर्टन ने दी थी, ठीक है, मर्टन के द्वारा ये अवधारणा दी गई थी, इसे आप याद रखेंगे, मर्टन ने ये अवधारणा दी थी, ठीक है, इसे आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये लिंटन के द्वारा बात की गई थी। और इन दोनों में अगर हम पूछें, ठीक है, इन दोनों में अंतर किसने किया है, तो भी यहाँ पर आप लिंटन बताएंगे, ठीक है। ये दो प्रकार बताए हैं लिंटन ने, ठीक है, प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति, उन दोनों में अंतर भी लिंटन के द्वारा ही किया गया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न है, किसने परिस्थिति पुंज परिस्थिति क्रम की अवधारणा को प्रस्तुत किया है, लिंटन, किंग्सले डेविस, मैकएवर पेज, आर.के. मर्टन। बताएं, परिस्थिति पुंज परिस्थिति क्रम की अवधारणाएं किसके द्वारा दी गई हैं, ये अवधारणा किसकी है, मर्टन की है, मर्टन, डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है, प्राथमिक समूह को मानव प्रकृति की पोशिका किस विद्वान ने कहा, एच.एम. जॉनसन, हर्बर्ट स्पेंसर, जॉर्ज सिमेल, सी.एच. कूले। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। प्राथमिक समूहों को मानव प्रकृति की पोशिका किसने कहा था, किसके द्वारा ये बात कही गई है, कूले के द्वारा कही गई है, ठीक है, कूले के द्वारा कही गई है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने आत्मदर्पण का सिद्धांत भी दिया है, आत्मदर्पण सिद्धांत भी दिया गया है इनके द्वारा, जो कि समाजीकरण से संबंधित है। और प्राथमिक अर्ध प्राथमिक समूह, ठीक है, अर्ध प्राथमिक समूह की अवधारणा भी, अर्ध प्राथमिक समूह प्राइमरी ग्रुप है ना, ये अवधारणाएं भी कूले के द्वारा ही दी गई हैं। प्राथमिक समूह की अवधारणा भी दी है, जिसके बारे में भी आपको बताया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्राथमिक समूह का उदाहरण नहीं है, पड़ोस, स्कूल, मित्र समूह, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अभी अगर आप ध्यान से सुन रहे थे, अभी इसी क्लास में आपको बताया गया है। इन्होंने प्राथमिक समूह की अवधारणा किसकी है, प्राथमिक समूह की अवधारणा कूले की है, ठीक है, कूले के द्वारा दी गई है। प्राथमिक समूह की बात किस पुस्तक में की गई थी, सोशल ऑर्गेनाइजेशन में की गई थी, सोशल ऑर्गेनाइजेशन में। किस पुस्तक में, ये कब पुस्तक आती है, 1909 में ये पुस्तक आती है, ठीक है। नहीं पूछा गया है तो हाँ, यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं होगा। इन्होंने देखिए ये तीन यहाँ पर बताए गए हैं, पड़ोस, स्कूल और मित्र समूह, ये माना गया है, ठीक है। लेकिन जो कूले ने यहाँ पर बताया था, तो इसे आप याद रखेंगे, परिवार को बताया था, ठीक है, पड़ोस को बताया था, और इसके अलावा मित्र मंडली, जो आपका फ्रेंड ग्रुप है, उसको बताया था कूले ने, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न है, अल्पतंत्र का लौह नियम विचार किसने दिया, रॉबर्ट माइकल, ऑलमेंट पॉवेल, C.W. मिल्स, कार्ल मार्क्स यहाँ पे दिए गए हैं। अल्पतंत्र का लौह नियम का विचार किसके द्वारा दिया गया है, ये किसने दिया है, रॉबर्ट माइकल ने, ठीक है, रॉबर्ट माइकल ने दिया है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, मॉर्गन का नाम जुड़ा है, ऑप्शन देखिए, पित्त सत्तात्मक सिद्धांत, मात्र सत्तात्मक सिद्धांत, आदिम मानव स्वच्छंद यौन सिद्धांत, विस्तृत परिवार। मॉर्गन का नाम इनमें से किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ है, कौन सा सिद्धांत मॉर्गन द्वारा दिया गया है। परिवार की उत्पत्ति से संबंधित पित्त सत्तात्मक सिद्धांत किसने दिया था, हेनरी मैन ने दिया था, ठीक है, किसने दिया था, हेनरी मैन ने दिया था। इनकी पुस्तक है एंशिएंट लॉ, कब आती है, 1861 में आती है। मात्र सत्तात्मक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, ब्रिफोल्ड के द्वारा, ठीक है, ब्रिफोल्ड के द्वारा दिया गया है। इनकी पुस्तक है द मदर्स, ठीक है, द मदर्स इनकी पुस्तक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप, अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। और यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पर आदिम मानव स्वच्छंद यौन संबंध हो जाएगा, सी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, परिवार का पितृवंशीय मातृवंशीय वर्गीकरण इनमें से किस पर आधारित है, प्राधिकार पर, उत्तराधिकार पर, वंश पर, या फिर निवास पर। परिवार का पितृवंशीय एवं मातृवंशीय वर्गीकरण किस पर आधारित है, यहाँ पर हो जाएगा वंश, ठीक है, वंश हो जाएगा, सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है, एशियन सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, LH मॉर्गन, R.H. लोवी, मैक्स वेबर, R. ब्राउन। यहाँ पर ऑप्शन है एशियन सोसाइटी, ये किसके द्वारा पुस्तक लिखी गई है, मॉर्गन के द्वारा, ठीक है, मॉर्गन के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा।
अब यहाँ पर देखिए प्रश्न, लैंगिक समाजीकरण समाजीकरण का एक ऐसा महत्वपूर्ण भाग है जिसमें सांस्कृतिक रूप से परिभाषित लैंगिक भूमिकाओं को सीखा जाता है, किसने कहा? ऑप्शंस देखिए, P.A. हेस्लिन, D.N. मजूमदार, मैक्स वेबर, M.N. श्रीनिवास यहाँ पर दिया गया है। लैंगिक समाजीकरण समाजीकरण का एक ऐसा महत्वपूर्ण भाग है जिसमें सांस्कृतिक रूप से परिभाषित लैंगिक भूमिकाओं को सीखा जाता है। बताएं यहाँ पर से क्या होगा? P.A. हेस्लिन होगा, ठीक है, P.A. हेस्लिन हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, किसने कहा कि जाति व्यवस्था में संस्कृतिकरण पश्चिमीकरण के द्वारा गतिशीलता संभव है? मजूमदार, M.N. श्रीनिवास, N.K. बोस, S.C. दुबे। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। जाति व्यवस्था में संस्कृतिकरण पश्चिमीकरण के द्वारा गतिशीलता संभव है, ये बात किसके द्वारा कही गई है? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये बात किसके द्वारा कही गई है? M.N. श्रीनिवास के द्वारा कही गई है। संस्कृतिकरण पश्चिमीकरण ये M.N. श्रीनिवास के द्वारा ही अवधारणाएं दी गई थी। और इनके यहाँ पर कुछ अगर पुस्तकों के बारे में बात करें जो कि अक्सर एग्जाम्स में पूछ ली जाती हैं, इन्हें आप ध्यान से देखेंगे। रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया, ठीक है, साउथ इंडिया है। ये 1952 में ये पुस्तक इनकी आती है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, एक पुस्तक है कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसेस, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। एक है इनकी पुस्तक सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, ये आती है 1956 में, ठीक है, 1956 में आती है। इसके अलावा एक पुस्तक है द रिमेम्बर्ड विलेज, 1976 में आती है, ठीक है। विलेज कास्ट जेंडर एंड मेथड, ये इनकी पुस्तक है, ठीक है। इंडियाज विलेजेस करके भी एक है, इंडियाज विलेजेस 1955 में आती है, ठीक है। तो इनको आप याद रखेंगे, ये इनकी अक्सर एग्जाम्स में पूछ ली जाती है। रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया, कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसेज है, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया है, द रिमेम्बर्ड विलेज है, विलेज कास्ट जेंडर एंड मेथड है, इंडियाज विलेजेस है, ठीक है। ये श्रीनिवास की पुस्तकें हैं, अक्सर एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, आप ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, सामाजिक स्त्रीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसने दिया? ट्यूमेन एंड वेबर, गिडिंग्स, किंग्सले डेविस एंड W.E. मूर, कार्ल मार्क्स। स्त्रीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसने दिया? स्ट्रैटिफिकेशन का किसके द्वारा दिया गया है? किंग्सले डेविस, विल्बर्ट मूर के द्वारा दिया गया है। किस पुस्तक या किस लेख में दिया गया है? इस तरह से एग्जाम्स में पूछा जाता है। सम प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन में, ठीक है, ये 1945 में आती है। और इसकी आलोचना, ठीक है, इस सिद्धांत की आलोचना किसने की थी? इस तरह से भी प्रश्न पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे ट्यूमेन के द्वारा आलोचना की गई थी, ठीक है। स्त्रीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत जो कि किंग्सले डेविस एंड विल्बर्ट मूर के द्वारा दिया गया था, इस सिद्धांत की आलोचना ट्यूमेन ने की थी। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से सामाजिक परिवर्तन के स्रोत कौन से हैं? आविष्कार, खोज, प्रसार या फिर उपरोक्त सभी? सामाजिक परिवर्तन के बारे में पूछा जा रहा है, स्रोत कौन से हैं? ये सभी हो जाएगा, आविष्कार, खोज, प्रसार, ये सभी होगा, डी यहां पर राइट होगा। प्रश्न है, मार्क्स के सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत है कि परिवर्तन क्रांति के द्वारा आती है। परिवर्तन जो होता है वो क्रांति के द्वारा आता है, ये बात किसकी ओर इंगित करता है? ठीक है, ऑप्शंस देखिए, प्रचलित संरचना में परिवर्तन, संपूर्ण संरचना में परिवर्तन, प्रचलित संरचना में आंशिक परिवर्तन, या फिर संरचनात्मक तत्वों में मामूली परिवर्तन।
यहाँ पर सही हो जाएगा संपूर्ण संरचना में परिवर्तन। संपूर्ण संरचना में परिवर्तन होगा, बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है पावर रिलेट की अवधारणा किसने दी? C.W. मिल्स, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, किंग्सले डेविस एंड मूर यहाँ पर है। पावर रिलेट की अवधारणा किसकी है, किसने दी है? पावर रिलेट की बात की थी C.W. मिल्स ने की थी। ठीक है, C.W. मिल्स ने की थी। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है सामाजिक स्थिरीकरण के संदर्भ में श्रेणी विभेदीकरण की उत्पत्ति की अवधारणा किसने दी? W.E. मूर, मिलर जॉन, मैक्स वेबर, वेबलन यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। श्रेणी विभेदीकरण, सामाजिक स्थिरीकरण में के संदर्भ में श्रेणी विभेदीकरण की उत्पत्ति की बात किसने की थी? मैक्स वेबर ने। ठीक है, इनका त्रिआयामी सिद्धांत रहा है। ठीक है, सामाजिक स्थिरीकरण से संबंधित त्रिआयामी सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया था। सबसे पहले की अगर हम बात करें तो इन्होंने आर्थिक की बात की थी। ठीक है, सामाजिक और राजनीतिक। ठीक है, और आर्थिक में ये वर्ग की बात करते हैं, समाज में परिस्थिति, और यहाँ पर राजनीतिक में ये दल की, यहाँ पर क्लास, स्टेटस एंड पार्टी है ना, ये वर्ग, परिस्थिति, दल, इस तरह से भी पूछा जाता है। तो इससे भी याद रखेंगे, आर्थिक, सामाजिक, राजनीति, ऐसे भी याद रखेंगे। सामाजिक स्थिरीकरण का त्रिआयामी या फिर बहुआयामी, इस तरह से पूछा जाता है प्रश्न मैक्स वेबर का। तो इसे आप याद रखेंगे, एग्जाम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है, ये रिपीट होता है। और इनके इस सिद्धांत का प्रयोग किसने किया था? ठीक है, इनके सामाजिकरण के इस सिद्धांत, सामाजिक स्थिरीकरण के सिद्धांत का प्रयोग किसने किया था? आंद्रे बेत्ते ने किया था। ठीक है, आंद्रे बेत्ते ने किया था, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, पुस्तक है एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, इसके लेखक कौन है? दुर्खीम, मैक्स वेबर, मॉर्गन, मैक्स मूलर यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? मैक्स मूलर ने धर्म की उत्पत्ति से संबंधित प्रकृतिवाद का सिद्धांत दिया था। यहाँ पर ये दुर्खीम की पुस्तक है और इस पुस्तक में इन्होंने धर्म का सामाजिक सिद्धांत दिया था। ठीक है, धर्म का सामाजिक सिद्धांत दिया था इन्होंने इस पुस्तक में, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो धर्म का प्रारंभिक स्वरूप बताया था। ठीक है, धर्म का प्रारंभिक जो स्वरूप बताया था, प्रारंभिक स्वरूप किसे बताया था? टोटेमवाद को बताया था। ठीक है, टोटेमवाद को बताया था। और अरुणता जनजाति पर अध्ययन इनका रहा है। ठीक है, अरुणता जनजाति पर इन्होंने अध्ययन किया है, अरुणता जनजाति पर इनका अध्ययन रहा है। अरुणता कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया की जनजाति है। और धर्म की उत्पत्ति का जो सामाजिक सिद्धांत है, इससे पहले धर्म की उत्पत्ति के जो भी सिद्धांत थे, चाहे वो आत्मावाद का सिद्धांत हो टाइलर द्वारा दिया गया, या हम यहाँ पर बात करें मैक्स मूलर का प्रकृतिवाद का सिद्धांत, इन सभी का खंडन करते हुए इनका खंडन करते हुए दुर्खीम ने धर्म की उत्पत्ति का सामाजिक सिद्धांत दिया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है समाजीकरण के ज्ञानात्मक विकास सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? यहाँ पर देखिए, पियाजे, दुर्खीम, कूले, डेविस यहाँ पर दिया गया है। समाजीकरण के ज्ञानात्मक विकास सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया है? कूले ने क्या कहा था समाजीकरण से संबंधित? इन्होंने सेल्फ डेवलपमेंट को ही कहा था, स्व-विकास ही क्या है? समाजीकरण है, ये इनका आता है। और इससे संबंधित, समाजीकरण से संबंधित इन्होंने आत्मदर्पण का सिद्धांत दिया है। ठीक है, आत्मदर्पण का सिद्धांत कूले के द्वारा दिया गया है, इसे आप याद रखेंगे। इन्होंने ये भी कहा था सेल्फ एंड सोसाइटी, स्व और समाज, ये क्या है? दोनों जुड़वा है, ये भी इनका स्टेटमेंट आता है। ये किसके द्वारा बात कही गई है? यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर पियाजे होगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। अब यहाँ पर देखिए, निम्न में से किसने सामाजिक संरचना और संरचनात्मक स्वरूप में विभेद बताया? रेडक्लिफ ब्राउन, SF नाडेल, एडमंड लीच, इवांस प्रिचार्ड, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सामाजिक संरचना तथा संरचनात्मक स्वरूप में अंतर किसने किया है? यहाँ पर राइट क्या होगा? ब्राउन होगा। ठीक है, रेडक्लिफ ब्राउन होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाडेल यहाँ पर दिया गया है। तो इनकी अवधारणाएं देखिए, भूमिका से संबंधित इन्होंने भूमिका जाल की बात की थी। ठीक है, संबंधात्मक भूमिका इन्होंने बताई है, संबंधात्मक भूमिका हो जाएगी, गैर संबंधात्मक भूमिका। ठीक है, ये सभी अवधारणाएं किसकी हैं? नाडेल के द्वारा
बताई गई हैं, ठीक है। और ब्राउन की अगर हम बात करें तो इन्होंने दो तरह की संरचना की बात की थी, एक तो इन्होंने वास्तविक संरचना बताया है और दूसरा समान संरचना, ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से किसने संरचना को सामाजिक विश्व का मॉडल समझा और उसे संरचनावादियों की वास्तविकता नहीं समझा? ऑप्शंस में लेवी स्ट्रॉस, एस फ्रायड, कार्ल मार्क्स, चार्ल्स लेमेट यहाँ पर दिया गया है। संरचना को सामाजिक विश्व का मॉडल समझा और उसे संरचनावादियों की वास्तविकता नहीं समझा। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? लेवी स्ट्रॉस, ठीक है, लेवी स्ट्रॉस हो जाएगा। लेवी स्ट्रॉस ने नातेदारी अणु की बात की है, ठीक है, नातेदारी अणु है। मिथक की बात की है इन्होंने, संरचनावाद की बात की है। ये सभी अवधारणाएं किसकी हो जाएगी? लेवी स्ट्रॉस की हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर मार्क्स देख रहे हैं तो कार्ल मार्क्स ने दो तरह की संरचना की बात की थी, अधोसंरचना और अधिसंरचना। अधोसंरचना ही अधिसंरचना को निर्धारित करती है, इस तरह से इनका स्टेटमेंट आता है एग्जाम्स में। चलिए अब यहाँ पर देखिए, नाडेल की सामाजिक संरचना की अवधारणा के 3 मानदंड हैं, सामाजिक घटना की पुनरावृत्ति, सामाजिक घटना की वांछनीय, और यहाँ पर तीसरा बताना है, स्थिर संतुलन, स्थिर दबाव, चलायमान संतुलन या फिर चलायमान दबाव। सामाजिक घटना की पुनरावृत्ति, सामाजिक घटना की वांछनीयता और तीसरा चलायमान संतुलन होगा, सी यहाँ पर राइट होगा। आखिरी प्रश्न है, सामाजिक स्त्रीकरण के संदर्भ में क्लास स्टेटस एंड पावर की अवधारणा किसने दी है? क्लास स्टेटस एंड पावर किसने बात की है? मैक्स वेबर ने, ठीक है। और सामाजिक स्त्रीकरण का मैक्स वेबर का जो सिद्धांत रहा है ये बहुआयामी सिद्धांत या फिर हम कहें त्रिआयामी सिद्धांत रहा है, ठीक है। इन नामों से जाना जाता है इनका सिद्धांत, ठीक है, इसे भी याद रखेंगे। इस तरह से भी प्रश्न पूछा जाता है, यहाँ पर सी हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।